हाँ जी, तो नमस्कार दोस्तों। आपका फिर से स्वागत है हमारी इस लॉन्ग ड्राइव में। तो कल हम यहाँ कैंडलवुड होटल में रुके थे कल रात। तो आइए थोड़ा सा अंदर से भी आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छा होटल था ये, और रेस्टोरेंट कम होटल है ये। तो खाना वगैरह भी बहुत अच्छा था यहाँ का। तो इस तरह से कुछ व्यूज़ हैं यहाँ के। रूम्स बहुत अच्छे हैं और एकदम क्लीन है सारा। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर रुकने में। और चलिए तो फिर अब कंटिन्यू करते हैं हम अपनी इस लॉन्ग ड्राइव को। तो कल रात हम यहाँ आबू रोड पर पहुँच गए थे, जहाँ पर हमने ये होटल लिया था। और अब हम इससे आगे निकल रहे हैं। तो आज हम जा रहे हैं माउंट आबू की तरफ। तो माउंट आबू का जो डिस्टेंस है वो यहाँ से अराउंड 24 किलोमीटर है मेन पॉइंट का। और जो हमें दिखा रहा है अराउंड 40 से 45 मिनट में हम पहुँच जाएंगे। तो अभी हम प्लेन एरिया में हैं, तो थोड़ी देर बाद जो है आ, ये पहाड़ी एरिया स्टार्ट हो जाएगा। सो ये जो मेरे को एरिया लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है, साफ़ सुथरा है। और ये जो यहाँ पर कॉलोनी है बहुत अच्छी लग रही है मेरे को। खुला खुला है एकदम। और बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ का। और आगे सामने देखो, पहाड़ी पे बिल्कुल ऊपर पहाड़ पे जो है ये पत्थर कैसे रखा हुआ है, जैसे किसी ने ऊपर से रख दिया हो। तो अभी यहाँ से हमें राइट टर्न लेना है। तो बस थोड़ी सी आगे से ही जो है ये माउंटेन एरिया स्टार्ट हो जाएगा। सो ये यहाँ आबू रोड का पे जो है थोड़ा सा मार्केट भी पड़ता है। ये बीच में जो है आप देखेंगे तो दोनों तरफ काफ़ी मार्केट है। सो इस जगह पर आपको काफ़ी सारे होटल्स और रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। अगर आपको ब्रेकफास्ट करना है, लंच, डिनर या स्टे करना है, तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं रुकने के लिए। यहाँ का जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है आबू रोड पर। और बस स्टैंड भी जो है वो भी आबू रोड पर ही है। तो आबू रोड तक आप बाई ट्रेन और बाई बस आ सकते हो। उसके बाद फिर आपको यहाँ से आगे या तो लोकल ट्रांसपोर्ट लेकर के जाना पड़ेगा, या फिर टैक्सी करके आप जा सकते हो। कुछ बसेस भी चलती हैं माउंट आबू तक। सो अब यहाँ से जो है प्लेन एरिया ख़त्म हो गया है। और अब हम जो है माउंट आबू वाला जो पहाड़ है उस पर ये यहाँ से एलिवेशन स्टार्ट हो गया है, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो ये जो माउंट आबू की रोड है ये वैसे तो डबल साइडेड रोड है, लेकिन थोड़ी नैरो ही है। तो आपको थोड़ा स्लो स्पीड पे ही चलना पड़ेगा, क्योंकि जो कर्व आते हैं या जहाँ पर मोड़ है वहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं दूसरी साइड वाला, अब देखो जैसे ये बिल्कुल इधर आ गया था कार वाला, तो इस तरह से ध्यान रखना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, ताकि साइड ना लगे। तो जब भी आप पहाड़ी एरिया में ड्राइव कर रहे हो तो अपना लेफ्ट साइड पकड़ करके चलो, चाहे भले ही रोड खाली हो तब भी आप अपनी साइड को ही पकड़ करके चलो। ये देखो, ये जैसे अब ये इसने थोड़ा राइट कट मार लिया था, आगे जो गाड़ी जा रही है। तो अभी सामने से अगर कोई थोड़ी सी स्पीड से आती तो ये साइड लग सकती थी इसको। और ये थोड़ा नैरो ही है यहाँ की रोड। तो जो है आपको मतलब ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो बस धीरे धीरे चलते रहो। वैसे भी ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, अराउंड 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो आप इजीली आधा घंटे में कवर कर लोगे।
तो अराउंड 4-5 किलोमीटर चलने के बाद ही आप जो है अच्छी खासी हाइट पर पहुंच जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि जो ये रोड का एलिवेशन है वो बिल्कुल एकदम अप साइड ही जा रहा है। ये देखो नीचे अब आपको चारों तरफ का दिखने लगा और राइट साइड में तो बीच बीच में कुछ व्यू पॉइंट्स भी बने हुए हैं जहाँ से बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं। तो आप रास्ते में रुक करके थोड़ा सा, अगर कहीं पार्किंग का स्पेस अवेलेबल है तो वहाँ पर थोड़े से इन व्यूज़ का मज़ा ले सकते हो। कुछ व्यू पॉइंट बनाए हुए हैं वहाँ पर आप रुक सकते हो। तो अगर माउंट आबू की बात करें तो हिस्टोरिकली जो है ये चौहान वंश के अंडर में हुआ करता था, और बाद में जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने ये ब्रिटिशर्स को लीज पर दे दिया था। तो उसके बाद ब्रिटिशर्स ने इसको शिमला और मसूरी की तरह ही डेवलप करा, एक समर प्लेस। तो समर टाइम में वो यहाँ पर टाइम बिताते थे। बाकी ये अगर एंशियंट देखा जाए तो गुरु वशिष्ठ जी का यही प्लेस था, यहीं पर वो रहते थे। तो देखा जाए तो मतलब कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी है ये प्लेस जो है। तो काफ़ी साधु संत भी यहाँ पर आते हैं और पहाड़ी एरिया में जा कर के वो तपस्या वगैरह करते रहते हैं। बाकी पूरा वाइल्ड लाइफ एरिया ही है ये। तो यहाँ बीच में जगह जगह भी कुछ बोट लगे हुए हैं। बाकी यहाँ पर अगर आप आने का प्लान बना रहे हैं तो आप एक पूरा दिन आपको लग जाएगा यहाँ पे। तो काफ़ी प्लेसेस हैं यहाँ पर घूमने के लिए। तो जो मेन मेन प्लेसेस हैं उसमें नक्की लेक और नक्की मार्केट, और वहीं बराबर में एक मंदिर भी है। उसके बाद फिर वहीं से थोड़ा सा आपको ट्रैकिंग करके थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा। तो वहाँ पर आपको टोड रॉक एक जगह पड़ती है, काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी हाईएस्ट पॉइंट है। तो पूरा सिटी का एरिया वहाँ से दिखता है। और एक रॉक है जो बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे कोई टोड, मतलब मेंढक होता है ना जैसे, उसी का जो आ, दूसरा वर्जन होता है टोड, तो उस टाइप से लगता है वो बिल्कुल रॉक जो है। तो इसलिए उसका नाम टोड रॉक रखा हुआ है। और इसके अलावा फिर दिलवाड़ा टेम्पल है, स्वामी नारायण टेम्पल है, एक अचलागढ़ फोर्ट भी है यहाँ पर। और उसके बाद सनसेट सनराइज पॉइंट और कुछ और टेम्पल्स भी हैं जो आप जा सकते हो। और उसके अलावा फिर जो यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ का क्या बल्कि जो ये अरावली रेंजेस हैं उन्हीं का सबसे टॉप हाईएस्ट पॉइंट पड़ता है गुरु शिखर। तो वहाँ पर मंदिर है और गुरु वशिष्ठ जी का ही वो बताया जाता है कि वो वहीं पर रहते थे। तो गुरु शिखर यहाँ का सबसे टॉप हाईएस्ट पॉइंट है, जो कि सिटी सेंटर पॉइंट से अराउंड 15 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ आप घूम सकते हो और आराम से एक दिन बिता सकते हो यहाँ पर। तो बीच बीच में रास्ते में आपको इस तरह से कुछ मैगी पॉइंट और टी स्टॉल मिल जाएंगी। और देखो ये साइड में किस तरह के पेड़ स्टार्ट हो गए हैं अभी। तो ऐसा लग रहा है कि हम कहीं कोस्टल एरिया में पहुंच गए हैं। बड़े बड़े आई थिंक कुछ खजूर टाइप के पेड़ लग रहे हैं। और अभी पूरा एकदम दोनों तरफ डेंस ग्रीनरी है। तो जंगल एरिया तो है ही है पूरा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ही है ये जो एरिया आता है, पूरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ही पार्ट है। तो जी ये जो है यहाँ का एंट्री पॉइंट आ गया है, श्री ऋषि वशिष्ठ द्वार। तो यहाँ पर आई थिंक कुछ सिटी में एंटर होने के लिए कुछ टैक्स वगैरह देना पड़ता है या टोल टाइप होगा।
तो उसके लिए लाइन लग रही है। तो वो देने के बाद फिर आप सिटी स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर एंट्री टिकट देना पड़ता है, जिसका चार्ज है 100 रुपीज़। आबू पर्वत पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आ गए हम माउंट आबू। तो यहाँ का तो एंटर होते ही व्यू कुछ ऐसा लग रहा है जैसे गोवा में एंटर हो गए हों। देखो ऊंचे ऊंचे पेड़, अरे वाह वाह, रियली बिल्कुल सेम वही रोड लग रही है गोवा वाली। देखो बिल्कुल दोनों तरफ उसी तरह के पेड़, और देखो राइट साइड में उसी टाइप के घर बने हुए पुराने ओल्ड स्टाइल में। वाह। तो यहाँ पर अभी होटल्स वगैरह स्टार्ट हो गए हैं, तो ये सब सारे होटल्स ही हैं। और ये देखो राइट साइड में बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे खाली जगह पड़ी हो बिल्कुल एकदम। अभी हम जो हैं मेन सिटी में एंटर हो चुके हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा और भी कंजस्टेड और नैरो हो जाता है रास्ता, तो थोड़ा ट्रैफिक भी आपको मिलेगा। तो अगर आप टू व्हीलर से हो या पैदल जा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फोर व्हीलर से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो अभी हम नक्की लेक जाने का सोच रहे हैं। तो वैसे तो सामने से रास्ता दिखा रहा है, लेकिन सामने से तो बंद है। अब देखते हैं किधर से जाया जाता है। तो पहले पार्किंग ढूंढते हैं। तो पार्क करते हैं पहले कार को, उसके बाद ही और आगे जा पाएंगे। किसी से पार्किंग के लिए पूछा था हमने, तो उसने बताया पार्किंग तो यहीं पर है लेकिन मिल नहीं रही है। तो देखते हैं थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा शायद। अभी दोबारा मालूम करा तो ये बता रहे हैं कि ये जो राइट साइड में ग्राउंड है ये पोलो ग्राउंड है यहाँ का, तो इसी में पार्किंग है। अब बता रहे हैं कि इसी में ही रास्ता है कहीं से। देखते हैं, अभी तो काफ़ी घूम के आ चुके हैं। मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट इसके चारों तरफ ही घूम रहे हैं हम। देखते हैं कहाँ से गेट मिलता है। तो अभी घूमते घूमते हम ये अम्बेडकर सर्किल पे आ चुके हैं। तो अभी तक तो गेट मिला नहीं है। ये लगता है मेन मार्केट आ गया है यहाँ का, माउंट आबू का। चलो आगे चलते हैं हम। तो फाइनली पूरी परिक्रमा करने के बाद हमें जो है ये जगह मिल गई कि कहाँ से इस ग्राउंड में एंटर होना है। तो यहाँ से एंटर होना है, यही यहाँ पे आई थिंक टैक्सी स्टैंड है और छोटा सा ये गेट है। अभी हम पहुँच गए हैं नक्की लेक। तो ये है जी नक्की लेक, काफ़ी ब्यूटीफुल है। और इसके साइड में ही जो है रेस्टोरेंट्स एंड शॉप्स वगैरह बनी हुई है शॉपिंग वगैरह करने के लिए। और ये देखो ऊपर ये टोड रॉक है, काफ़ी लोग खड़े हैं यहाँ पर। देखो बिल्कुल टोड की तरह दिखता है ये रॉक जो है। तो यहाँ पर कुछ वाटर एक्टिविटी भी कर सकते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, बोटिंग वगैरह और वाटर बैलून के ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पर। ये टूड रॉक है और यहाँ से नक्की लेक का व्यू कुछ ऐसा दिखता है। नक्की लेक के पास में ही ये तुलेश्वर महादेव मंदिर भी है यहाँ पर। तो और मार्केट में आप शॉपिंग भी कर सकते हैं एंड खाने पीने की भी काफ़ी शॉप्स और रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे। अगर आपके पास कोई ट्रांसपोर्ट वगैरह नहीं है तो यहाँ पर आप बाइक भी
रेंट पर ले सकते हैं। तो 200 से 300 रुपये पर डे के हिसाब से यहाँ पर आपको बाइक भी रेंट पर मिल जाती है। बाकी आपको बाकी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मैक्सिमम घूमने फिरने के पॉइंट्स हैं माउंट आबू में वो यहीं नक्की लेक के पास हैं, तो आप उनको पैदल जाकर भी कवर कर सकते हो। जैसे एक तो नक्की लेक ही हो गई, दूसरा आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, टोड रॉक हो गया, सनसेट पॉइंट भी यहीं पर है, और मार्केट तो है ये, और एक हनीमून पॉइंट भी पड़ता है, और एक गवर्नमेंट म्यूजियम है। इसके अलावा चंपा केव्स हैं, सो वो भी टोड रॉक के पास ही पड़ती हैं। तो ये सारे प्लेसेस जो है आप यहीं पर कवर कर सकते हो। इसके अलावा बाकी जो थोड़े दूर पड़ते हैं, जैसे दिलवारा टेम्पल हो गया, गुरु शिखर, अचलागढ़ फोर्ट, तो वो थोड़ा सा दूर जा कर के पड़ते हैं। गुरु शिखर के पीछे ही ऑब्जर्वेटरी है, लेकिन वहाँ जाने की परमिशन नहीं है। तो माउंट आबू घूमने के लिए आई थिंक मुझे लगता है कि एक दिन काफ़ी है। तो एक दिन में अगर आप मॉर्निंग से स्टार्ट करते हो तो पूरा माउंट आबू घूम सकते हो। तो चलो अब आगे चलते हैं। तो माउंट आबू के जितने भी प्लेसेस हैं इनको मैं दोबारा से डिटेल में कवर करूँगा। तो अभी बट हमें आगे चलना है, तो आगे निकलते हैं यहाँ से। तो अभी हम माउंट आबू के बाद जो है राजस्थान को छोड़ रहे हैं और गुजरात में एंटर हो रहे हैं अभी हम। तो अभी माउंट आबू से बाहर आ चुके हैं हम, और ये वही देखो एंट्री पॉइंट था जहाँ पे टोल लगा था। तो अब यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। अभी हम जो है बिल्कुल नीचे आ चुके हैं, और ये देखो ये पॉइंट आ गया। तो अभी हम आबू रोड वाले एरिया में आ चुके हैं अभी। तो ये वही मार्केट चल रहा है। तो अभी यहाँ से आबू रोड के आगे जो हाईवे पड़ता है, जिससे हम माउंट आबू की तरफ आए थे, उसी हाईवे को अगर आप क्रॉस करके दूसरी तरफ साइड निकल जाते हो तो आप गुजरात में एंटर हो जाते हैं। तो अभी हम हाईवे पे आ चुके हैं, और अभी सबसे पहला काम है गुजरात में एंटर होते ही हमें पेट्रोल लेना है, क्योंकि हम जो पेट्रोल लेकर के चले थे वो लास्ट हमने जो फिल कराया था वो हरियाणा में फिल कराया था। तो हरियाणा से यहाँ तक आते आते जो है ओवरऑल पूरा टैंक जो है वो ऑलमोस्ट खाली हो जाता है। तो लेकिन ये अच्छी बात रही कि हमें राजस्थान में पेट्रोल भरवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज राजस्थान में हम पेट्रोल नहीं भरवाना चाह रहे थे, क्योंकि वहाँ पर पेट्रोल बहुत महंगा है। तो बस अब थोड़ी देर में हम गुजरात में एंटर होने वाले हैं। एंटर होते ही जो सबसे पहला पेट्रोल पंप पड़ेगा उस पर दोबारा से टैंक फुल कराएंगे और ठेंगा दिखाते हैं राजस्थान गवर्नमेंट को। तो अभी हम थोड़ा सा आगे निकल गए थे, तो थोड़ा सा यू टर्न लेकर के वापस आए हैं, और ये अब हम गुजरात में यहाँ से एंटर हो जाएंगे। तो जो हाईवे है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे हम आ गए हैं अभी दोबारा से। चलो तो ये रोड जो है हाईवे से सीधे आ रही है, और इसी रोड पे आगे जा कर के आप अम्बे माता मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है गुजरात में। तो सबसे पहले आप वहाँ जा सकते हो। तो यहाँ से अराउंड 14-15 किलोमीटर पड़ता है अंदर। तो अभी हम बिल्कुल बॉर्डर पर हैं, तो यहाँ से ये गुजरात स्टार्ट हो जाता है। तो ये चेक पोस्ट है, और इसके बाद हम गुजरात में आ जाएंगे।
अभी यहाँ से क्लियर हो गए हैं। तो अब हम गुजरात में आ गए। ये जो रोड है ये बहुत अच्छी है, मतलब हाईवे से और जो अम्बेजी माता मंदिर है वहाँ तक बहुत अच्छी रोड है ये। मतलब पहाड़ी रास्ते में होकर के जा रही है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो राइट साइड पर पेट्रोल पंप आ चुका है, तो चलो पहले पेट्रोल भरवाते हैं गाड़ी में, टैंक फुल कराते हैं, फिर आगे चला जाएगा। तो यहाँ पर आपको पेट्रोल का प्राइस बताते हैं कितना है। तो यहाँ पर जो पेट्रोल का प्राइस है वो 95 रुपये 35 पैसे है। और जो राजस्थान में पेट्रोल का प्राइस है वो अराउंड 107 से 108 रुपये पर लीटर है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि कितना डिफरेंस है पेट्रोल के प्राइसेस में। चलो तो जी अब आगे चलते हैं। तो ये जो कार वगैरह खड़ी हुई हैं, तो आगे अम्बे जी का मंदिर है लेफ्ट हैंड साइड पर। तो ये साइड में यहीं पर लगा देते हैं क्योंकि आगे काफ़ी कंजेस्टेड हो जाता है। तो आज काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। अगर भीड़ नहीं होती तो हम फिर दर्शन करते हुए चलते, लेकिन आज लग रहा है कि काफ़ी भीड़ है क्योंकि यहाँ तक कार लगी हुई हैं, तो अंदर जाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। जी आगे ये लेफ्ट हैंड साइड पर ये गेट है मंदिर का। तो बाहर से ही चलो माता जी को जय माता दी करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जी अभी हम यहाँ से आगे निकल आए हैं मंदिर से, और अब हम आगे जा रहे हैं। तो आगे कहाँ जा रहे हैं? आगे अब हम जा रहे हैं कच्छ। तो ढोलावीरा होते हुए और वाइट रन हम पहुँचेंगे। अब देखते हैं, अभी 3:30 बजे हैं, कहाँ तक पहुँचते हैं। तो जहाँ भी पहुँचेंगे वहीं स्टे कर लेंगे, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जो कच्छ का एरिया है वो यहाँ से अराउंड 350 किलोमीटर है। तो आज तो पहुँच पाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं हम। तो यहाँ से जो अभी हमें रूट दिखा रहा है, ये दिखा रहा है सबसे पहले दांता कोई जगह पड़ेगी, उसके बाद पालनपुर अराउंड 40 किलोमीटर के आसपास, उसके बाद रतनपुर, राधनपुर, संतलपुर, और उसके बाद फिर ढोलावीरा की तरफ हम हाईवे से कट जाएंगे। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड पे कोई मंदिर पड़ता है और आगे कोई व्यू पॉइंट भी बनाया हुआ है यहाँ पर। तो ये देखो कुछ पार्क सा बना हुआ है, आई थिंक यही व्यू पॉइंट है। कुछ उधर की तरफ या तो पहाड़ी वाला एरिया से नीचे दिखता होगा, ऐसा है। तो अभी अराउंड 3:45 हुए हैं और हम दांता कोई जगह पड़ती है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो अभी पालनपुर यहाँ से 36 किलोमीटर है और अभी 3:50 हुए हैं। तो रोड की कंडीशन अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो काफ़ी जल्दी जल्दी डिस्टेंस कवर हो रहा है यहाँ पर। तो अभी 4:38 हुए हैं और हम जलोत्रा जगह पड़ रही है वहाँ पर पहुँच गए हैं।
तो आगे एक चौराहा दिखा रहा है ये। और पालनपुर अभी यहाँ से 19 किलोमीटर दूर है। रोड की कंडीशन एकदम बढ़िया है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ट्रैफिक भी कोई ज़्यादा नहीं था यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है कि अगर आपको गुजराती नहीं आती है तो यहाँ पर जितने भी बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं सब पे गुजराती में लिखा हुआ है। बहुत कम बोर्ड ऐसे हैं जहाँ पर इंग्लिश या हिंदी में भी लिखा हुआ है, लेकिन मैक्सिमम जितने भी बोर्ड हैं सब पे आपको गुजराती में लिखा हुआ मिलेगा। तो थोड़ी सी गुजराती पढ़ करके आना। वैसे तो समझ में आ जाता है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाती है कि क्या लिखा हुआ है। तो ये थोड़ा सा चैलेंज है यहाँ पर। मुझे अभी 4:46 हुए हैं और पालनपुर अभी 9 किलोमीटर दूर है यहाँ से। यहाँ पे गुजरात में एक चीज़ बढ़िया है कि यहाँ पर ट्रैफिक नहीं है बिल्कुल। देखो बिल्कुल रोड खाली पड़ी है। या तो हो सकता है कि ये वाला रूट खाली है, लेकिन जब से हम गुजरात में एंटर हो तब से मैंने देखा है कि यहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, बहुत कम ट्रैफिक रहता। तो जी अभी रतनपुर कोई जगह आ गई है और रोड जो है यहाँ पर सिंगल हो गई है। ऑलमोस्ट पालनपुर के पास में ही है ये। तो अभी हम पहुंच गए हैं पालनपुर। तो अगर हमें सिटी में नहीं जाना है तो ये फ्लाईओवर से हम बाईपास कर देंगे पालनपुर को। तो एक और रास्ता है जो सीधे आबू रोड से आकर के यहाँ पर मिल रहा है, वो भी यहीं पर मिल जाता है पालनपुर आकर के ही। ये देखो सिटी बहुत अच्छी लग रही है दोनों तरफ। मुझे लग रहा है कि सिटी के ऊपर से इन्होंने पूरा फ्लाईओवर बना दिया है काफ़ी लंबा। और बीच में लग रहा है कि गोल चक्कर भी है। वाह, फ्लाईओवर के ऊपर गोल चक्कर। ये देखो, अगर आप इधर से राइट जाओगे तो आबू रोड पहुंच जाओगे और सीधे जाओगे तो अहमदाबाद की तरफ निकल जाएंगे। तो जी अभी 5:15 बजे हैं और आगे दिखा रहा है दीसा कोई जगह। 22 किलोमीटर है यहाँ से। तो रास्ते में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है, तो इजीली कवर कर पा रहे हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे बीच में पालनपुर में थोड़ा सा टाइम ख़राब हुआ था क्योंकि वहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक था, चौराहे पे जाम लगा हुआ था। तो उससे आगे फिर दोबारा से देखो पूरा खाली है। तो अभी ये जगह आ चुकी है चडोतर और अभी 5:20 हुए हैं। बट एक चीज़ बढ़िया लगी हमें यहाँ, जब से अभी हम गुजरात में एंटर हुए तब से अभी तक कोई टोल प्लाज़ा नहीं आया। तो देखते हैं, ये तो गजब ही हो गया। वरना इससे पीछे तो टोल प्लाज़ा ऐसे पड़े जा रहे थे कि एक छोड़ो दूसरा स्टार्ट हो जाता था, और अभी तक कोई टोल प्लाज़ा नहीं आया है। तो जी अभी 5:30 बजे हैं और हम दीसा पहुंच गए हैं। तो दीसा काफ़ी बड़ी सी सिटी लग रही है मेरे को, क्योंकि यहाँ पर एयरपोर्ट भी है। तो अभी राधनपुर जो है यहाँ से 88 किलोमीटर दिखा रहा है। तो रास्ता अभी तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हाईवे पे ही चले आ रहे हैं हम, और अभी तक भी कोई टोल प्लाज़ा नहीं पड़ा है। तो ये फ्लाईओवर्स जो हैं काफ़ी लंबे लंबे हैं, जैसे पीछे भी पड़ा था पालनपुर में, और यहाँ दीसा में भी देख रहा हूँ मैं बहुत ही लंबा फ्लाईओवर है। मुझे लग रहा है कि पूरी सिटी के ऊपर से इन्होंने फ्लाईओवर निकाल दिया है एक, तो पूरी सिटी को ही बाईपास कर जा रहा है। और कई कई किलोमीटर लंबे ये
फ्लाईओवर है। आई थिंक दिल्ली में भी हमें जो है इसी तरह के फ्लाईओवर्स की रिक्वायरमेंट है कि पूरा दिल्ली क्रॉस कर दे एक फ्लाईओवर। तो अभी जिस फ्लाईओवर से हम उतर करके आए हैं ये अराउंड 5 से 5.5 किलोमीटर लंबा था। तो अभी प्रकृति का सबसे एक मनोहर दृश्य है, सूर्यास्त देखो। तो थोड़ी देर पहले हम बात ही कर रहे थे टोल प्लाजा की, तो लो जी, ये भी इच्छा पूरी हो गई। तो आज का पहला टोल प्लाजा आ गया। तो ये भिल्दी टोल प्लाजा है और इसका टोल है 125 रुपये। तो जी अभी 6:20 हुए हैं और रनकपुर कोई जगह आई है। तो बिल्कुल सही चल रहे हैं हम और बहुत अच्छा रूट है ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे ये क्या, ये देखो कोई रॉन्ग साइड से आ रहे हैं भाई साहब, वो भी इस टाइम में। तो वैसे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम रोड खाली है, बस कुछ ट्रक ही थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे मिल रहे हैं। तो रूट तो बहुत अच्छा है ये, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी रनकपुर है, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं अभी। वो अभी आज का दूसरा टोल प्लाजा आ गया है। देखते हैं यहाँ पर कितना टोल है। तो ये टोल प्लाजा का नाम है भालगम। तो भालगम कोई जगह पड़ती होगी आसपास, उसी के नाम पे रखा हुआ है। और यहाँ का टोल है 95 रुपीज़। वाह बढ़िया है यार, इसी तरह से होना चाहिए टोल का। गुजरात बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी अराउंड 7 बजे हैं और हम कोई राधनपुर जगह है वहाँ पहुँच चुके हैं। तो काफ़ी सही सी जगह लग रही है, छोटा सा शहर लग रहा है। लो जी, तो एक और टोल प्लाज़ा आ गया है, आज का तीसरा टोल प्लाज़ा। ये वाराही टोल प्लाज़ा है और इसका जो टोल चार्ज है वो 65 रुपीज़ है। चलो कोई दिक्कत नहीं यार। वैसे इवनिंग तक तो कोई टोल प्लाज़ा नहीं पड़े थे, इवनिंग के बाद 3 टोल प्लाज़ा आए। तो लगता है कि ये आज का कोटा पूरा करना चाह रहे हैं पूरे दिन का, क्योंकि पूरे दिन में कोई भी टोल प्लाज़ा नहीं आए थे। चलो तो कोई नहीं। तो अभी अराउंड 7:15 बज रहे हैं। तो देखते हैं यहीं कहीं पर हम आगे जो भी होटल मिलेगा वहीं पे स्टे कर लेंगे, क्योंकि और आगे ज़्यादा तो नहीं जा सकते अभी। तो अभी आगे एक होटल दिख रहा है, चलो इसी में ही देखते हैं, ठीक ठाक सा लग रहा है, यहीं स्टे करा जाए आज। चलो जी, तो अभी 8 बजे हैं और हमें ठीक ठाक सा होटल भी मिल गया है हाईवे पर ही। तो
तो काफ़ी अच्छा होटल है। तो चलिए, तो आज का दिन की जर्नी यहीं समाप्त करते हैं। कल सुबह फिर स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार।